आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का टॉपिक भारत में यूरोपियनों का आगमन। जी हाँ, भारत में यूरोपियनों का आगमन के अंतर्गत भारत और यूरोप के बीच का व्यापार का संबंध कोई नया नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। सन 1453 ईस्वी की बात है, जब तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया गया, कुस्तुनतुनिया को जीत लिया गया, तब यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया। अब यूरोप के लोगों को पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार होता था, यहाँ से जो माल मिलता था, वो मिलना दुर्लभ हो गया था। ऐसी स्थिति में पूर्व के मसाले, कपड़े यूरोप के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। अतः यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक नए जल मार्ग की खोज करने का निश्चय किया। ऐसी स्थिति में तुर्क सत्ता के उदय से यूरोपियों को एक महान साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार तुर्क साम्राज्य के उत्थान के साथ 15वीं शताब्दी में व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ऐसी स्थिति में पूर्व से व्यापार अवरुद्ध हो गया। प्राचीन मार्गों के बंद हो जाने से नए मार्गों की खोज की आवश्यकता महसूस हुई। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में यूरोप के पुनर्जागरण ने वाणिज्यवाद या समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया। ऐसी स्थिति में आविष्कारों का मुख्य स्वरूप कंपास यंत्र की सहायता से इटली, स्पेन, पुर्तगाल के व्यापारियों ने भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते का खोज किया और व्यापार को प्रसार किया। तो अब आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली व्यापारियों का भारत में आगमन के बारे में। जी हाँ, इस समय तक भारत में यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के 3 मार्ग थे। पहला मार्ग भारत से अक्सास, कैस्पियन एवं काला सागर होते हुए यूरोप तक जाता था। दूसरा जो मार्ग था वो सीरिया होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचता था। और तीसरा समुद्री मार्ग था जो भारत से मिस्र तथा मिस्र से नील नदी के माध्यम से यूरोप तक पहुंचता था। ऐसी स्थिति में भारत का माल पहले वेनिस एवं जेनेवा नगर में जाता था एवं वहां से विभिन्न यूरोपीय देशों में पहुंचता था, जिसके फलस्वरूप ये नगर समृद्धि की ओर अग्रसर थे। इटली के नगरों की समृद्धि को देखकर पुर्तगाली भी भारत से व्यापार करना चाहते थे। इस समय तीनों ही मार्गों पर तुर्क का कब्जा हो चुका था। ऐसी स्थिति में भारत से व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की खोज की आवश्यकता महसूस हुई। इस नए मार्ग की खोज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां के राजा प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर ने महत्वपूर्ण पहल की। उसने व्यापारियों को बाहर भेजने के लिए समुद्री जहाजरानी प्रशिक्षण स्कूल खोले। कुछ पर्यटक, मुख्य रूप से मार्को पोलो, भारत तथा चीन की यात्रा कर चुके थे तथा उन्होंने वहां के विषय में जानकारी अपने लोगों को दिया। ऐसी स्थिति में कुछ पर्यटक के मार्को पोलो तथा चीन की सहायता कर चुके थे, वहां के विषय में उन्होंने अपने या भ्रमण वृत्तांत में लिख दी। हेनरी के मृत्यु के बाद बार्थोलोम्यू डियाज ने मार्गों की खोज कार्यों को प्रोत्साहन दिया। 1488 ईस्वी में अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारे केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। वहां से वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में मालिंदी तक तथा 1498 ईस्वी में एक अरब व्यापारी की सहायता से कालीकट तक पहुंचा। जब उससे उसके आने का उद्देश्य पूछा गया तो उसने अपने उत्तर में यह दिया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार तथा गर्म मसालों के व्यापार के लिए वह भारत को पहुंचा है। इस प्रकार 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज ने वास्को डी गामा को जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वास्को डी गामा की इस खोज ने भारत और यूरोप के पारस्परिक इतिहास के संबंध में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के लोग भारतीय इतिहास के रंगमंच पर पहले व्यापारियों के रूप में और फिर बस्तियों को बनाने के वालों के रूप में उतर आए। इस समुद्री मार्ग की खोज के संबंध में
ईडी रांझ कहते हैं, संभवतः मध्य युग की अन्य किसी भी घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग खुल जाने का। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां के राजा, जो उस समय जमोरिन हुआ करते थे, उनका स्वागत करते हैं। और लेकिन पुर्तगालियों को अरब व्यापारियों का विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह था कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख रूप से अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। इस नए मार्ग के खुल जाने से पुर्तगाली व्यापारियों के भारत आगमन को अरब व्यापारियों ने अपने आर्थिक हितों को खतरे के रूप में देखा। भारत में कुछ समय रुकने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। जब वह वापस लौटा तो अपने साथ कुल यात्रा के खर्च का 60 गुना अधिक माल पुर्तगाल ले गया। वास्को डी गामा की इस सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाल के कैब्राल को 13 जहाज के एक नन्हे बेड़े के साथ अगले ही साल भारत भेज दिया गया। कैब्राल ने 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। कूटनीति में कैब्राल वास्को डी गामा की बराबरी नहीं कर पाया और शीघ्र ही कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन के साथ उसका मनमुटाव हो गया। कैब्राल और जमोरिन के बीच तनाव का एक अन्य कारण अरब व्यापारियों द्वारा जमोरिन को कैब्राल के विरुद्ध भड़काना भी माना जाता है। इसके फलस्वरूप कैब्राल को कालीकट छोड़कर कोचीन जाना पड़ा। हालांकि कैब्राल को पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं हुई और उसे वापस जाना पड़ा, फिर भी हम कह सकते हैं कि उसकी यह यात्रा पूरी तरह असफल भी नहीं रही थी। जब वह अपने देश वापस गया तो वह अपने साथ भारतीय माल से लदे हुए 5 जहाज भी वापस ले गया था, जिसकी यात्रा का खर्च पूरा हो जाता था। इस आंशिक असफलता के कारण कैब्राल के स्थान पर वास्को डी गामा को एक बार फिर से भारत भेजा गया। 1502 ईस्वी में जब वह भारत आया तब तक पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि भारतीय व्यापार में उनकी हित तभी सुरक्षित हो सकता है जब अरब व्यापारियों को भारतीय व्यापार से निकाल दिया जाए। पुर्तगालियों ने यह सोचा कि कालीकट और कोचीन को हिंदू शासकों को मुस्लिम शासकों तथा अरब व्यापारियों से अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन वास्को डी गामा अरब व्यापारियों के विरुद्ध कालीकट के शासक से अपने पक्ष में समर्थन पाने में सफल नहीं हुआ, बल्कि ठीक इसका उल्टा हो गया और अरबों ने के भड़काने के बाद कालीकट के शासक पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पुर्तगालियों की जीत होती है, अतः पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन तथा केन्नार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए। इस प्रकार भारत में यूरोपीय आधिपत्य की राजनीति की शुरुआत हो जाती है। 1504 में पुर्तगाल से अल्मीडा को विधिवत रूप से वायसराय नियुक्त करके भेजा गया। इसे यह निश्चय किया गया कि जब तक पुर्तगाल के पास अपने किलों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं सेना मौजूद नहीं हो, तब तक वह अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं करेगा। वह अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना तटवर्तीय क्षेत्रों में ही करना चाहता था, ताकि वह पुर्तगाली नौसेना के बल पर सुरक्षित रह सके। उसने कहा था, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जब तक समुद्र पर तुम्हारा प्रभाव है तब तक तुम भारत पर अपना प्रभाव बनाए रखोगे, और यदि तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है तब समुद्र के 1-2 दुर्ग अधिक महत्वशाली नहीं हो सकते। अल्मीडा ने भारत में पुर्तगालियों राष्ट्रों के स्थापित करने की दिशा में विशेष योगदान दिया, परंतु भारत में पुर्तगाल के व्यापार को आगे बढ़ाने के तथा अस्थायी रूप से फैक्ट्रियों को स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी से 1555 ईस्वी के बीच में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत पहुंचा था। अब बात करते हैं अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क एक महान प्रशासक था। उसका मानना था कि पुर्तगाली व्यापारिक हित तभी सुरक्षित हो सकता है जब भारत में पुर्तगाली संत की प्रत्यक्ष स्थापना हो और उसका विस्तार हो। स्टेफन के अनुसार अल्बुकर्क के दिमाग में 4 उद्देश्य थे। पहला, व्यापार के उद्देश्य के लिए वह कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था, उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। दूसरा उद्देश्य, पुर्तगाली तथा स्थायी मूल की महिलाओं के बीच विवाह के माध्यम से वह कुछ जिलों को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था।
तीसरा उद्देश्य उसके जो थे, अगर प्रथम दोनों तरीकों में सफलता नहीं मिले तो किले का निर्माण किया जाए। और चौथा यह था कि स्थानीय व्यापारियों को पुर्तगालियों राजाओं को उपहार भेंट देने के लिए विवश कर दिया जाए। इन चारों सिद्धांतों के माध्यम से अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। 1511 ईस्वी में एशिया में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1512 ईस्वी में बीजापुर राज्य से वानासेरिये का किला जीता। 1515 में फारस की खाड़ी में व्यापारिक अड्डे आरमूज पर अधिकार कर लिया। अफ्रीकी शोक्रोवा तथा लंका में कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया। गुजरात के दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। अल्बुकर्क ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया और वहां वाणिज्यिक गतिविधियों को तेज किया। इस प्रकार अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन गया। अल्बुकर्क एक दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने नौसेना की शक्ति को विस्तार के स्थान पर क्षेत्रों पर अधिकार करना अधिक उचित समझा। अब रोस के अनुसार अगर जो अल्बुकर्क को के बारे में समझा जाए तो रोस ने यह कहा, अल्बुकर्क ने यह महसूस किया कि पूर्वी व्यापार मुख्यतः 3 केंद्र हैं, मलक्का, अरमुज और एडेन। प्रथम 2 पर तो उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था और तीसरे को भी वह लगभग अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा था। उसने कई नौसैनिक अड्डों की स्थापना भी की, जिसकी सहायता से पुर्तगालियों का न केवल समुद्री व्यापार पर अधिकार हुआ बल्कि अन्य देशों के जहाजी बेड़ों को भी पुर्तगाल की दया पर निर्भर रहना पड़ा। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने समुद्र के किनारे कई बस्तियों की स्थापना की, जैसे दमन, दीव, वेसिन, चाल, सेंट टॉम, हुगली इत्यादि। यद्यपि आने वाले समय में गोवा, दमन एवं दीव को छोड़कर अधिकतर बस्तियां उनके अधिकार में नहीं रही, फिर भी ये तीनों क्षेत्र यानी गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के ही कब्जे में रही थी। इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत के भीतरी क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश नहीं की और तटवर्ती क्षेत्रों को ही अपनी गतिविधियों को उचित रखा था। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की असफलता के क्या कारण रहे थे। पूर्व की ओर आने वाले में पुर्तगाली प्रथम थे, फिर भी भारत में गोवा, दमन, दीव को छोड़कर कोई उपनिवेश स्थापित करने में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है। पुर्तगालियों के पतन के कई कारण थे। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल ने स्पेन पर कब्जा हो जाने के कारण पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। रॉलिंसन ने पुर्तगाली असफलता के कारण को बताते हुए कहा, निश्चित रूप से पुर्तगाली असफलता का मुख्य कारण समुद्र पर उसका नियंत्रण कमजोर होना था, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य भी कारण थे जिन्होंने मिलकर पुर्तगाली पतन को असंभावी बना दिया। वास्को डी गामा तथा अल्बुकर्क जैसे दूरदर्शी एवं कूटनीतिक व्यक्तित्व का अभाव रहा, उनके उत्तराधिकारियों में साफ दिखाई दे रहा था। पुर्तगाली के बाद के समय में व्यापार तथा शासन के प्रति उदासीन भी हो गए थे। धन बटोरने के लालच में पुर्तगालियों और व्यापारियों और प्रशासकों को प्रशासन तथा न्याय के प्रति उदासीन बना दिया था। सन 1552 ईस्वी में गोवा नगर के अधिकारियों ने अपने राजा को सूचित किया था कि भारत में आपके वायसराय तथा अन्य अधिकारियों में न्याय की भावना नहीं रह गई है, इनका एकमात्र उद्देश्य धन बटोरना रह गया है। रॉलिंसन के अनुसार पुर्तगाली भारत में एक व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक आक्रमणकर्ता के रूप में आए थे। प्रताड़ना उनकी प्रशासन की मुख्य नीति बन चुकी थी। अरब मुस्लिम व्यापारियों को प्रताड़ित कर उसके मुंह में सुअर का मांस डालना, ब्राह्मण जासूसों को कान काटकर उनके स्थान पर कुत्ते का कान जोड़ना, यह आम बात हो गई थी। प्रताड़ना एवं नरसंहार उनके शासन में अपवाद नहीं बल्कि एक नीति बन चुकी थी। उनकी धार्मिक नीति इतनी कट्टर थी कि मंदिरों को नष्ट करना, धार्मिक कार्यों में शामिल करना, कुछ पवित्र दांतों की जिसकी पूजा सिलोन बर्मा आदि देशों में होती थी उसे समुद्र में फेंक दिया जाना, पुर्तगालियों की लूटमार एवं क्रूरता की नीति से भारतीय जनता
घृणा करती थी। उनकी इसी प्रवृत्ति के बारे में वर्णियन ने लिखा, नदियों के मुहाने से 40 या 50 मील तक देश में प्रवेश कर वह हाट के दिनों में जब लोग विवाह उत्सव मना रहे होते थे अथवा किसी उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते थे, गांव की समस्त आबादी को बांधकर अपने साथ ले जाते थे। वे बुजुर्गों को अपने आवास स्थान पर बिक्री के लिए रखते थे तथा युवकों को छोड़ने के लिए उनके माता पिता से अत्यधिक धन वसूली करते थे। यह दृश्य वास्तव में बड़ा दर्दनाक होता था। भारतीय को पुर्तगालियों के प्रति घृणा भी पतन का एक कारण के रूप में जाना जा सकता है। अत्यधिक धन की लालच एवं क्रूरता की नीति तथा प्रशासन के प्रति उदासीनता ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया था। एक अन्य पुर्तगाली लेखक एल्फोंसा डी सूजा के अनुसार पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें वहां अत्यधिक सोना नजर आया तो उसने एक हाथ से अपने क्रॉस को अलग रखकर जेब भरनी शुरू कर दी थी, और जब उनकी जेब इतनी भारी हो गई कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाला जा सके तो उसने दूसरे हाथ के मौजूद तलवार को ही फेंक दी। इस हालात में उनके बाद जो आए आसानी से उन पर हावी हो गए। अब बात करते हैं पुर्तगाली शासन के प्रभाव क्या हुए। यानी पुर्तगाली शासन का अंत तो हुआ, किंतु क्या भारतीय इतिहास पे कुछ इसका प्रभाव भी पड़ा, ये देखने की कोशिश करते हैं। यद्यपि भारत पर पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे, फिर भी उनके शासन ने आधुनिक भारत के इतिहास में गहरी छाप छोड़ी है। पुर्तगालियों ने ही अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पुर्तगाली भारत के युद्ध की एक नई तकनीक लेकर आए। उन्होंने बंधकों के इस्तेमाल ने भारतीय शासकों को भी इस दिशा में पहल करने के लिए उत्साहित किया। नए व्यापारिक मार्ग खुलने पर से भारतीय उत्पाद अब आसानी से अफ्रीका तथा ब्राजील तक पहुंचने लगा था। व्यापारिक मार्ग को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित रखने में भी पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। नई भौगोलिक की खोजों में दिलचस्पी रखने के कारण पुर्तगालियों का मानव ज्ञान बढ़ना शुरू हुआ। कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी उसने समाप्त करने के लिए पुर्तगालियों ने पहल की, जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, जिससे सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराई को कम करने में मदद मिली। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक साहित्यों की रचना पुर्तगालियों का एक महान योगदान था। धन्यवाद। इस प्रकार से आपने देखा पुर्तगालियों का भारत में क्या कैसे आए, प्रसार उनके किस प्रकार से हुई, और वे अंततः भारत में साम्राज्य स्थापित करने में पिछड़ क्यों गए। ये सब कुछ देखिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत में अन्य यूरोपीय देशों का आगमन कैसे होता है, अन्य यूरोपीय शक्तियाँ कैसे आती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।